91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है। इस रेडियो पर आप जहां समुदाय और समाज से जुड़े हुए कई तरह के मुद्दे, उनकी समस्याएं, उनकी समस्याओं का समाधान, उनकी आप बीती अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए सुनते रहते हैं, तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी हम कई तरह की जानकारियां इस रेडियो पर लेकर आते रहते हैं। और कई जानकारियां ऐसी भी होती हैं जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ समाज के लिए भी उतनी ही लाभदायक होती हैं। तो ऐसी ही जानकारी के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ललित मोहन पंत, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग से जुड़े हुए हैं, और इनके साथ हैं विकास जोशी, जो कि इसी विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से जुड़े हुए हैं। तो आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। तो जैसे अभी जो हम विषय लेकर आ रहे हैं वो है प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास और मनोविज्ञान विषय की भूमिका। जैसे हम देखते हैं कि कई तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें इतिहास और मनोविज्ञान से जुड़े हुए कई तरह के सवाल होते हैं, कई तरह की समस्याएं होती हैं, और उन सवालों के कई तरह के ऑप्शन होते हैं, जिसमें से कि सही ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद या फिर अगर विस्तृत उत्तरीय सवाल हो तो उसके विस्तार समेत जो उत्तर दिए जाते हैं, विस्तार सहित जो उत्तर दिए जाते हैं, जब वो सटीक होता है तब जो प्रतिभागी होता है वो उसमें सफल होता है। तो सबसे पहली बात जो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर ललित मोहन पंत से, जैसे प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इनका क्या स्वरूप रहता है और किस तरह से उसमें इतिहास और मनोविज्ञान जो विषय हैं वो अपनी भूमिका रखते हैं। जो आपका पहला प्रश्न है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें जो मनोविज्ञान विषय है या जो इतिहास विषय है, इनकी क्या भूमिकाएं रहती हैं, तो इन सबको स्पष्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हम प्रतियोगी परीक्षाएं कहते किसे हैं। देखो, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, प्रतियोगी परीक्षाओं का मतलब एक प्रतियोगिता का आयोजन करना, और जिसका उद्देश्य है उस प्रतियोगी परीक्षाओं के थ्रू जो सेलेक्ट होने वाले जो छात्र हैं उनके करियर संबंधित या उनके रोजगार संबंधित जो उनका फाइनल सिलेक्शन है उसको डिसाइड करना। जब हम बात करते हैं मनोविज्ञान और इतिहास की, तो मैं इतिहास पे पहले आता हूँ कि इतिहास की भूमिका क्या है। अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है इंग्लिश, वो अनिवार्य रूप से उसमें होता ही होता है। दूसरा आता है मैथ्स, जिसे हम कई बार एप्टीट्यूड भी बोल लेते हैं या रीजनिंग भी बोल लेते हैं। तीसरा आता है जनरल स्टडीज, और चौथा आता है आपका करंट अफेयर्स। अगर हम जनरल स्टडीज और करंट अफेयर को दोनों को क्लब कर दें तो एक सब्जेक्ट हमारे सामने निकल के आ जाता है जिसको बोलते हैं इतिहास, क्योंकि इतिहास से पॉलिटी बनता है, इतिहास से हमारा सोशियोलॉजी बनता है। ये कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड है। यानी कि अगर मैं इसको बोलूं कि अभी सुबह क्या हुआ था, तो सुबह क्या हुआ था वो एक करंट अफेयर भी है, वो एक जनरल नॉलेज भी है, लेकिन ये देखा जाए तो वो इतिहास का एक हिस्सा भी है ना। तो जब हम बात करते हैं जो कंप्यूटर प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करते हैं, और इसमें मुख्यतः जब हम इतिहास विषय की बात करते हैं, तो इतिहास का इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है प्रश्नों के वहां पे निकलने के संदर्भ में, और अपने ज्ञान को अर्जित करने के संदर्भ में, और साथ ही साथ उस अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करने के संदर्भ में ना। अब जब हम बात करते हैं मनोविज्ञान विषय की, तो मनोविज्ञान विषय का जो महत्व है प्रतियोगी परीक्षा में, तो वस्तुतः इनका महत्व उन विषयों में ज्यादा हो जाता है या उन प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादा हो जाता है जहाँ पे आपके व्यक्तित्व संबंधित कोई वहाँ पे सिलेक्शन होना हो। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के लिए ले तो हमने देखा होगा कि बीएड में जो एग्जाम होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, वहाँ पे साइकोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न वहाँ पे देखे जाते हैं। जैसे पहले तो क्या होता था, बीएड करने के लिए आपको आफ्टर ग्रेजुएशन ही आप लेके चलते थे, बट आज की तारीख में उसका जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है, उसका जो स्वरूप है, उसमें परिवर्तन हो चुका है। और आज की तारीख में 12th के बाद भी आप अपने जो अभी अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके बाद जो एक नया विषय निकल के आएगा आपका इंटीग्रेटेड बीएड वाला, मतलब 12th के बाद आपने बीए करा, बीए के साथ ही आप अपना बीएड भी कर रहे हैं, या बीएससी के साथ भी अपना बीएड कर रहे हैं। तो उसमें जो भी वहाँ पे एग्जाम होंगे, जो भी उसका एक उसका फॉर्मेट होगा एग्जाम का, अभी सीयू से कैट की बात चलिए, जो सेंट्रल एग्जामिनेशन की बात चली, उसमें भी जो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति की जो व्यक्तित्व संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, उसका कहीं ना कहीं जो उसका आधार होगा वो मनोविज्ञान रहेगा। तो मैं अपनी इन दोनों ही आंसरों के रूप में मैं यहाँ पे अपनी बात रख रहा हूँ कि कैसे मनोविज्ञान और इतिहास की भूमिका रहती है प्रतियोगी परीक्षाओं के रूप में। तो अब आते हैं हम विकास जोशी की तरफ, कि जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो इतिहास विषय जो रहता है, इतिहास विषय किस तरीके से उसमें जुड़ता है, या फिर उसमें किस तरीके से इतिहास के कौन कौन से अंग किसी प्रतियोगी परीक्षा का हिस्सा हो सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर ललित मोहन पंत जी ने बड़े सारगर्भित रूप से इतिहास विषय और मनोविज्ञान विषय पर प्रकाश डाला। जहाँ तक हम बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो प्रतियोगी परीक्षाएं भी जो हैं हमारे देश में दो तरह की होती हैं। जैसे एक वनडे एग्जामिनेशन जिनको हम आम भाषा में कह देते हैं, जिसमें एक दिन की परीक्षा होती है, जिसमें आपके सामने कुछ बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। जैसे उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग जो परीक्षाएं करवाता है वो वनडे प्रकृति की हैं, और उसमें एक दिन का एग्जाम होता है जिसमें आपके सामने 100 या
120 बहुविकल्पी रूप में वो प्रश्न होते हैं और आपको उनका उत्तर देना होता है। और एक प्रतियोगी परीक्षा यूपीएससी कह लीजिए या फिर पीसीएस कह लीजिए, उस लेवल पे होती है जिसमें आपके 3 स्टेप में परीक्षा का आयोजन किया जाता है। प्रथम चरण में जो है आपके सामने बहुविकल्पी क्वेश्चन का 1 या 2 पेपर होते हैं। द्वितीय चरण में आपको मुख्य परीक्षा के समय जो है डिस्क्रिप्टिव वे में पूरे 6 या 7 पेपर देने होते हैं। और अंतिम चरण जो होता है वो साक्षात्कार का होता है। तो अगर हम परीक्षा के हिसाब से इतिहास विषय की बात करें या मनोविज्ञान विषय की बात करें, जैसे अगर हम पहले इतिहास विषय को लेते हैं तो हाँ, इतिहास अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी है और इससे काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो वनडे स्तर पर हो या फिर पीसीएस या सिविल सर्विसेज के स्तर पर हो। इतिहास विषय की भूमिका जो है हमेशा बनी रहती है। अगर हम बात करें इतिहास की, अगर हम इतिहास को एक सिंपल शब्द में समझना चाहें तो इतिहास का मतलब है अतीत में हुई घटनाओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अगर हम बात इतिहास की करें तो इतिहास पढ़ने से जो एक फायदा ये भी होता है कि इतिहास को जो है मनुष्य का सच्चा शिक्षक भी कहा जाता है। इतिहास जो है एक तरीके से समाज को जो है भविष्य के लिए एक उचित मार्ग बतलाने का कार्य भी करता है। किसी भी जाति या किसी भी राष्ट्र को जो है आगे बढ़ने के लिए, उन्नतशील होने के लिए जो है इतिहास की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। इतिहास विषय का अध्ययन जो है इस दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक बात मनोविज्ञान विषय की है तो साल 2012 से जो है यूपीएससी ने सिलेबस में चेंज किया और एक मुख्य परीक्षा में चौथा पेपर ले आए थे जिसको एथिक्स कहा जाता है, यानी नीति शास्त्र। और अगर हम नीति शास्त्र के विषय वस्तु को समझने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि नीति शास्त्र जो है उसकी जो पूरी विषय वस्तु है वो मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र से मिलकर बनी हुई है। और उसको सिलेबस में शामिल करने के पीछे जो मोटिव रहा वो मोटिव यही रहा कि जो भी एक अच्छे प्रशासक का निर्माण करना है, जो भी कैंडिडेट आगे सेवाओं में आ रहे हैं वो उनके अंदर एक नैतिकता हो और उनकी नैतिकता का उनको जांचा जा सके, इस वजह से उस पेपर को रखा गया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इतिहास विषय और मनोविज्ञान विषय, और मनोविज्ञान की तो भूमिका इंटरव्यूज जब साक्षात्कार के लिए आप जाते हैं उस वक्त भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और साक्षात्कार बोर्ड में एक मनोवैज्ञानिक स्पेशली बैठे होते हैं जो कि आपके व्यवहार का अध्ययन भी करते हैं। तो इस प्रकार इतिहास और मनोविज्ञान विषय की भूमिका को प्रतियोगी परीक्षाओं के पक्ष में समझा जा सकता है। और यदि आप इन दोनों विषयों पर अपनी कमांड ले लेते हैं तो बहुत हद तक आप ऐसी स्थिति में होते हैं कि लगभग अगर 100 अंक का प्रश्न पत्र है तो कम से कम 20 से 30 सवाल के बीच में जो है ये दोनों विषय से जो है क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं आपके। विकास जोशी, अभी आपने जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के जो अलग अलग प्रारूप हैं उनमें इतिहास और मनोविज्ञान की भूमिका क्या रहती है और उनका क्या योगदान किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को सफल बनाने में रहता है, इस बारे में आपने हमारे श्रोताओं से बात की। अब हम जानना चाहेंगे कि जैसे कई सारे जो हमारे अभ्यर्थी हैं या जो प्रतियोगी हैं वो जैसे इतिहास और मनोविज्ञान के प्रश्नों से काफ़ी हद तक डरते भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जैसे जो रीजनिंग के सवाल हैं वो भी काफ़ी हद तक मनोविज्ञान से भी जुड़े होते हैं। तो जो अभ्यर्थी इन सवालों से डरते हैं वो किस तरह से उनका डर निकाला जा सकता है, चाहे वो इतिहास के हों या फिर मनोविज्ञान के हों, कैसे निकाला जा सकता है? तो विकास, आप बताएंगे। ऐसा है, इतिहास एक ऐसा विषय है जो छात्रों की बहुपक्षीय मानसिक शक्तियों का विकास करता है। और हाँ, ये बात सत्य है कि इतिहास को लेकर कई बच्चों के मन में भ्रांति रहती है कि बहुत चीज़ें, तारीखें रटनी पड़ती हैं या बहुत सी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप इतिहास का एक क्रम में अध्ययन करेंगे तो जब आप उसको क्रमागत रूप से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे कैसे समाज में परिवर्तन हुआ, कैसे कैसे क्षेत्र विशेष में जो है नई संरचनाएं पैदा हुई और उनका क्या विकास क्रम रहा। अगर आप इस हिसाब से इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे तो इतिहास में ना आपकी एक बेहतर समझ विकसित होगी, इसके साथ ही जो आपका एक भ्रांति है, जो एक डर है कि तारीखें कैसे याद होंगी, तो वो सारी चीज़ें उसमें अपने आप सहजता से आपको समझ में आने लगेंगी। तो ये केवल एक भ्रांति है कि इतिहास विषय पढ़ने में कठिन है या इतिहास विषय में तारीखें रटनी पड़ती हैं, ऐसा कुछ है नहीं। जब आप उसको वैज्ञानिक पद्धति से इतिहास का अध्ययन करना शुरू करेंगे तो इतिहास बहुत सहज, सरल और काफ़ी मनोरंजक विषय है। इसमें अगर मैं अपने विचार रखूं तो जैसे हमने देखा होगा, हम जब स्वयं भी अपने आप में छात्र थे तो हमने देखा होगा बच्चों में इतिहास को लेकर वास्तव में डर होता था और खासतौर पे तिथियों को लेकर बड़ा डर होता था। और यही चीज़ कुछ हद तक अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक अध्ययन और इसके समाधान के बारे में बात करें तो देखिए, जब मैं छात्र था या आप भी जब छात्र रहे होंगे, आज की तारीख में हम भी अपने छोटे बच्चों को या अपने जो जूनियर्स हैं उनको देखते हैं कि उनको वो लोग कैसे तैयारी करते हैं, तो हम एक जो डिफरेंस पाते हैं कि हम चीज़ों को रटने पे ज़्यादा फोकस करते थे और
एक अच्छा छात्र वही होता है जो चीज़ों को रटे नहीं बल्कि उसको समझे। अभी जैसे हमारे डॉक्टर विकास जोशी ने बोला कि जो तिथियों के संदर्भ में जो बात है कि अगर आपको तिथि याद नहीं हो रही है, लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं एक असहयोग आंदोलन की बात करते हैं जो हमारा भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण रहा है। अगर हम असहयोग आंदोलन की बात करें जो 1920 में स्टार्ट हुआ था, अगर उसका एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो अगर आपको डेट नहीं भी याद हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, 1920 के दशक में आप उसको बोल सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल भाई साहब, है सहमत ना? हूँ। और अगर आपको डेट अगर वो ऑब्जेक्टिव वे में आ रहा है, देखो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्नों का जो स्वरूप होता है दो तरीके से होता है, या तो ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव होता है। आपका जो मेन प्रश्न था वो ये था कि किस तरीके से हम तैयारी करें, तो किस तरीके से जो तैयारी है जो इसका जो आंसर है वो दो तरीके से है। आप ये देखें जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं उसका स्वरूप क्या है, वस्तुनिष्ठ है या आत्मनिष्ठ है, यानी कि ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है। अगर वो वस्तुनिष्ठ है तो जो आप चीजों को समझें, उन्हें रटे नहीं, और उसका ना अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना लें, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएंगी। और अगर वो सब्जेक्टिव पेपर है, रिटर्न है, आपका पीसीएस का मेंस आपका एग्जाम है, या कोई दूसरा आपका नेट का, आपको नेट में तो खैर वहां पे भी ऑब्जेक्टिव हो चुका है, कोई दूसरा आपका इंटरव्यू वाला एग्जाम है, तो आपको सन नहीं याद आ रहा है तो आप ये बोल सकते हैं 1920 के दशक में या 1940 के दशक में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, या आपका जो 1970s के टाइम पे जो इंडो चाइना वॉर हुई थी या इंडो पाक वॉर हुई थी, तो इस तरीके से आप एक उसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम तैयारी की बात करें तो हमें केवल यही देखना होगा कि वो क्या है। और दूसरी बात, जैसा हमारे डॉक्टर साहब ने बोला कि जो इतिहास है वो हमारे जीवन का एक अभूतपूर्ण अंग है। हम उसको इग्नोर करके, उसकी परसेंटेज को मिसअंडरस्टूड करके हम नहीं सरवाइव कर सकते, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन के, जैसे मैंने पूर्व में भी बोला, ये एक महत्वपूर्ण अंग है। और अगर आप इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, आप ये मान के चलिए आप अपने पास परसेंटेज को उतना ही ज़्यादा रिड्यूस करते हैं। इसी के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हुए बच्चों के दिमाग में एक भाई ये भी रहता है कि हमें याद नहीं हो रहा, या फिर हम चीज़ों को भूल जाते हैं, कैसे लंबे समय तक याद करें। तो उसके लिए भी एक सिंपल सा उपाय है कि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे, जितना आप रिवीजन करेंगे, तो वो चीज़ें आपको याद होती रहेंगी। ऐसी कोई दवा या ऐसी कोई घुट्टी नहीं आती है कि जो आपको पानी में घोल के पिला दी जाए और आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकें। प्रैक्टिस तो मेक्स अ मैन परफेक्ट, जो हमारा बिल्कुल, बोलते हैं। बिल्कुल सर। अगर आपको चीज़ों को लंबे समय तक याद रखना है, तो आपको आवश्यकता है कि आप बार-बार कुछ एक नियमित अंतराल पर अपनी किताबों का या अपने नोट्स का अध्ययन करते रहें, जिससे कि वो चीज़ आपकी आदत में बनी रहे और वो आपको याद रहेंगी और और वैसे काफ़ी भी लंबे आपने समय देखा तक होगा याद हमें मूवीज बड़ी याद रहती हैं, मूवीज के डायलॉग हमें सब याद रहते हैं, उसका हर एक एक गाना हमें याद रहता है, क्योंकि हम उसे दिल से सुनते हैं, हम उसको मन से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट हमारा जो होता है उसमें हमारा कंपल्सन होता है, डर होता है फेल होने का, तो इस वजह से कई बार चीजें हमें जी, नहीं हो बिल्कुल पाती। सर। और ये भी याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जैसा सर ने विजुअल आपको मेमोरी के बताया। टर्म्स में अगर आप आप सुने। अगर किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और कोई चीज़ आपको याद नहीं हो रही है, याद करने में कठिनाई हो रही है, तो आज टेक्नोलॉजी, तकनीक जो है बहुत विकसित हो चुकी है। आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है, तो आप अपने मोबाइल में ही अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर लीजिए और अपना जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को आप पढ़ते हुए याद करने के टर्म में अगर आपको याद ही करना है कुछ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको रटनी ही पड़ती हैं, फैक्चुअल चीजें जो है। कुछ फैक्चुअल चीज़ें, तो आप उनको एक रिकॉर्डिंग करके अपने फ़ोन में रख सकते हैं। और जब भी फालतू टाइम में या खाली टाइम में कह लें, या आप कहीं जा रहे हैं या शाम के टाइम पर आप एक्सरसाइज करने निकले हैं, दौड़ रहे हैं, तो उस वक्त गाना बजाना सुनने के बजाय अगर आप अपने ही लेक्चर को दोबारा सुन लेंगे, तो क्योंकि उस वक्त आपकी एक से ज़्यादा इंद्रिय सक्रिय होंगी, तो वो चीज़ें आपको और लंबे समय तक याद रह सकती हैं। तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे जो मेरा सवाल था उस सवाल में एक सवाल और शामिल था कि जैसे जो तर्क शक्ति है, रीजनिंग है, वो कहीं ना कहीं मनोविज्ञान से जुड़ती है, तो आखिर उसके लिए किस तरह से तैयारी की जा सकती है? जब आप बात करते हैं रीजनिंग की, तो बेसिकली दो तरीके की रीजनिंग हमारे यहाँ देखने को मिलती है। एक है वर्बल रीजनिंग और दूसरा आता है नॉन वर्बल रीजनिंग। मैं वर्बल और नॉन वर्बल को समझाने से पहले या उसके बारे में और ज़्यादा बोलूँ, मैं इससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ। रीजनिंग का मतलब होता है लॉजिक, और लॉजिक का कोई एक सेट फार्मूला नहीं होता है। आपका लॉजिक मेरे लॉजिकल से डिफरेंट भी हो सकता है, और अल्टीमेटली हमारा अगर आंसर सही आते हैं तो हमारा वो मतलब जो भी हमारी प्रोसेस है वो सही मानी जाएगी। तो यहाँ पे पूरी की पूरी आपको क्या करना है, अपनी जिसे बोलते हैं ना, आपकी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं उन सारी ज्ञानेंद्रियों को आपने खोलना है। अपने पूर्व अनुभव जो है उन सारे पूर्व अनुभव को ज्ञानेंद्रियों के साथ एडजस्ट करना है, और उसके बाद प्रश्नों को समझने के बाद हमने उसका उत्तर देना है। और जब भी आप प्रश्नों को समझें तो आपके पास दो तरीके हमेशा होने चाहिए, एक अग्रोन्मुख तरीका और दूसरा पृष्ठोन्मुख तरीका। मतलब अग्रोन्मुख तरीका मतलब पहले आप क्वेश्चन से आंसर की तरफ चलें, और अगर नहीं निकल रहा तो आंसर से क्वेश्चन की तरफ चलें। जी, बिल्कुल सर। ये प्रश्न आपके रणनीति पास बहुत है, कम। कोई रीजनिंग का अगर सवाल आपके पास है और अगर आप उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं अग्रोन्मुख तरीके से,
और आपके आंसर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, जितने भी ऑप्शन दिए हैं उन सारे ऑप्शन से आप प्रश्न की ओर आप जाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं आपको उसका आंसर मिल जी जाएगा। बिल्कुल सर, ये रिवर्स मेथड प्रतियोगी परीक्षाओं में, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आती है। और अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर सीधे तरीके से नहीं निकल रहा तो आप इसका यूज करके प्रश्न का उत्तर पा सकते ये हैं। सबसे मतलब एक आसान तरीका माना जाता है। और अल्टीमेटली मैं जो पूरी अगर कहानी का निचोड़ बोलूँ, शायद डॉक्टर साहब मेरी बात से सहमत होंगे, दबाव नहीं लेना अपने ऊपर। जब भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठे हैं, भले ही वो आपकी वनडे एग्जाम हो या एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो या आपका स्कूल का एग्जाम क्यों ना हो, अगर इस समय अगर हम आपस में एक दूसरे से बात करें, अगेन ये भी अपने में एक एग्जाम है जिसको हम इंटरव्यू बोल सकते हैं। तो जब भी आप एक परीक्षा में बैठे हैं, दबाव मुक्त रहें, तनाव रहित रहें, और तनाव रहित रहने के बाद अभी सोचिए कि मैं जो दूं अपना 100% दूं। और जब आप इस तरह की माइंडसेट के साथ जब आप बैठेंगे, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। जी, मैं इसी में आपकी बात में एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। मेरी एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को एक सलाह है कि आप जब भी किसी विषय को पढ़ते हैं, कोई भी विषय हो, इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीतिक विज्ञान हो, मनोविज्ञान हो या साइंस हो, आप किसी भी सब्जेक्ट को या न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल हो, जब आप कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसको रटने के बजाय आप समझने पर ध्यान दीजिए। क्योंकि रटी हुई चीज़ें आप एक दिन भूल जाएंगे, पर जो कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो गया, अगर जिसे आप समझ गए, तो वो चीज़ आपके साथ लंबे समय तक रहेगी। और कभी भी उससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके सामने आता है, चाहे वो बहुविकल्पी रूप से आए या फिर वो आपसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आए, तो वो आपके अंतर मन में एक अवचेतन दिमाग में एक चीज वो बैठी रहती है, वो इमेज बना लेते तत्काल हैं, आपको बता देगी इमेज कि बना इसका लेते हैं। आंसर ये है। और इसी के साथ जैसे हम जब कभी कभार बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि हम परीक्षा में जाते हैं और पहले मैंने आंसर ए किया था और बाद में मेरे को लगा ए नहीं बी करना चाहिए और वो मेरा गलत हो गया। तो इस मामले में मेरी सलाह यह है कि जो आप प्रश्न का उत्तर देखते वक्त जो आपके दिमाग में इंस्टिंक्ट पहला आता है, आप हमेशा उसी के साथ जाइए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके अवचेतन दिमाग में बैठा होता है और वो उसी का एक रिफ्लेक्शन होता है। तो जब भी आप आंसर चेंज करते हैं तो आप पाते हैं कि वो अक्सर गलत होता है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनको आप परीक्षा के स्तर पर अपना सकते हैं और अपने रिजल्ट में थोड़ा और सुधार कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे हम देखते हैं कि कई बार जैसे कई सारे कोचिंग सेंटर्स होते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, तो वो किस तरह से तैयारी कराते हैं और क्या उनका खास योगदान रहता है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने में? देखिए, जहाँ तक बात है कोचिंग सेंटर्स की, तो अगर आजकल वर्तमान समय में जो है कोचिंग सेंटर्स इतने ज़्यादा खुल चुके हैं और कोचिंग सेंटर्स ने एक चीज़ की सहूलियत कर दी है कि वो बच्चों को एक जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से एक निश्चित फॉर्मेट में सारी चीज़ें एक जगह पर उपलब्ध करवा दे रहे हैं। तो ये कोचिंग सेंटर का एक फ़ायदा है। बट अगर अभावग्रस्तता की स्थिति में किसी बच्चे को कोचिंग की फीस नहीं दी जा रही है और वो खुद से तैयारी करना चाहता है, तो वो खुद से भी तैयारी कर सकता है। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसका एक निश्चित डिफाइंड सिलेबस होता है। तो सर्वप्रथम आप सिलेबस उठाइए, आपको सिलेबस याद होना चाहिए। अब बच्चे आजकल एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हैं पर उनको ये नहीं पता होता कि हमारे सिलेबस में क्या है। तो जब आपको यही बात नहीं पता होगी कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, तो फिर आप तैयारी कैसे करेंगे। एटलीस्ट अगर आपको पूरा का पूरा सिलेबस याद है तो आप कहीं भी कोई चीज़ पढ़ेंगे तो आपको अलग से दिखेगा कि अच्छा ये मेरे सिलेबस का हिस्सा है, तो आप उसको और बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। आपके तैयारी के दौरान कोचिंग का जो सहयोग होता है वो सिर्फ इतना सा ही होता है कि कोचिंग वाले आपको एक दिशा, एक दृष्टि प्रदान कर देते हैं और पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा देते हैं और एक मार्ग बता देते हैं कि आपको इस मार्ग से पढ़ना है। थोड़ा मतलब इस मामले में भी कोचिंग के दौरान सहयोग मिलता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की जब आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस हिसाब से पढ़ें, आपको उस पर ज्ञाता नहीं बनना। मान लीजिए अगर आप किसी बच्चे का सब्जेक्ट इतिहास है और वो इतिहास विषय के साथ वैकल्पिक विषय के रूप में परीक्षा दे रहा है, तो इतिहास में उसे ज्ञाता बनने की अपेक्षा नहीं की जा रही है, उससे एक इतिहास की सामान्य जानकारी की अपेक्षा की जाती है। आप उस हिसाब से उसे पढ़ें। और हिंदी मीडियम के छात्र विशेषकर क्या करते हैं कि वो उस पर ज्ञाता बनने की कोशिश करते हैं कि अब इतिहास पढ़ रहे हैं तो हुमायूं ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था तो किस दिन कौन से रंग का कपड़ा पहनता था, ये सारी चीजें परीक्षा में नहीं पूछी जानी। तो इन सब फालतू चीजों में दिमाग लगाने के बजाय आप कंक्रीट पढ़ें, ठोस पढ़ें। और ये कुछ बातें हैं जो आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं और कोचिंग के माध्यम से या बगैर कोचिंग के भी आप तैयारी को अपनी आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी ललित सर अपने विचार रखेंगे इस बारे में। जहाँ तक कोचिंग का सवाल है, तो मैं शायद थोड़ा सा डिसएग्री इस बात पे करता हूँ कि किसी भी परीक्षा में इंसान का, यानी इंसान मतलब उस अभ्यर्थी का उसकी जो भूमिका है वो सबसे ज़्यादा, मतलब मैं अगर व्यक्तिगत रूप में मैं मानूँ कि कोचिंग से ज़्यादा व्यक्ति की जो व्यक्तिगत भूमिका है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है।
मैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, अपनी सोच से किसी भी तरीके से अगर तैयार नहीं हूँ तो कोचिंग मेरा कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आप देखिए कोचिंग कभी भी 1 या 2 या किसी एक सर्टेन नंबर को लेके नहीं चलती, जी क्योंकि उनका भी अपना बल्क पे विश्वास रहता है, क्योंकि उनको भी पैसा कमाना होता है। अल्टीमेटली उनका जो पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना होता है, और प्रॉफिट को अर्न करने के लिए क्या रहता है, वो लोग मास पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो आप ये खुद सोचिए, आप 1 घंटे या 1.5 घंटे की क्लास में जहाँ पे 100 या 150 या अगर हम कम बच्चे भी ले लें 30 या 50 का बैच अगर चल रहा है, तो 30 या 50 की बैच में एक टीचर अगर किसी टॉपिक को पढ़ा रहा है तो हार्डली 1 या लेस देन 1 मिनट का समय एक छात्र के पास रहता है चीजों को समझने के लिए, चीजों पे इंटरेक्ट करने के लिए। लेकिन जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि जब हम बात करें प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो यहाँ पे मेरा भी कहना यही है कि सबसे पहले आप अपना खुद का मूल्यांकन करें। आत्म मूल्यांकन बहुत जरूरी है। कभी भी भेड़ चाल में ना फंसें। आप ये देखें आपका इंटरेस्ट क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, और क्या करना चाहते हैं क्या कर सकते हैं के बीच में आप देखिए कि आपकी फिजिबिलिटी क्या है। अब परीक्षा की तैयारी तो आप तभी करें, और कोचिंग वोचिंग आपको बस अगर करनी है तो वो आप तभी करें जब आप खुद से करना चाहते हैं, दोनों क्योंकि चीजें जब ना, तक आप मतलब खुद से आप, नहीं हाँ, करेंगे। मतलब आप करना क्या चाहते हैं, ये आपका प्रेजेंट स्टेट है, और फ्यूचर में आप यहाँ तक पहुंचना चाह रहे हैं। इन बिटवीन आप ये देखेंगे कि आपकी फिजिबिलिटी कितनी है, आप क्या रिसोर्सेज को अरेंज कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। कई बार आपने देखा होगा बच्चा, मैं जैसे एक, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा है, एक हमारे मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस हैं, वो 12th में उनका फेल हो गया था। 12th में उनका परसेंटेज बहुत खराब हुआ था। उनका, उन्होंने क्या मेहनत करा, ऐसा जब वो उनका 12th में एग्जाम जो फेल हुए थे, तो जैसे कि एक आम जीवन में होता है, कोई बच्चा फेल होता है तो वो डिमोटिवेट होता है। वो भी रहे होंगे डिमोटिवेट, ऐसा नहीं है आज वो सक्सेसफुल है तो हम केवल उनको पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स में नहीं लेके चलते, शायद वो भी वो मनोज नाम है डिमोटिवेट, उनका। हाँ, मनोज जी होंगे। तो उन्होंने क्या करा, उसको दोबारा से अपने को रीच एनालाइज किया। मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे मतलब पहले, लेकिन उन्होंने अपने को रिमोटिवेट किया और अपनी लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव बना लिया कि भाई मुझे यहाँ तक पहुंचना है। नो मैटर होगा नहीं होगा वो अलग चीज है ना। और उन्होंने अपने जीवन का एक ध्येय बना लिया कि खोने को कुछ नहीं है लेकिन पाने को पूरी दुनिया है। और जी जब आप इस तरीके की विचारधारा को अगर आप लेके चलते हो तो इट मीन्स क्या होता है कि आपने कहते हैं ना, जैसे अर्जुन की तरह आप बन जाते हैं जिसका निशाना केवल मछली की आंख पे रहता है। वो दाएं बाएं बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, भले सिचुएशन कुछ भी बना हो। और वही लोग सेलेक्ट होते हैं जो अर्जुन बनने की कोशिश करते हैं। और अदरवाइज अगर आप अभिमन्यु बनेंगे तो इस जो दुनिया का जो मक्कड़ जाल है, इस दुनिया के मक्कड़ जाल का आप शिकार बन जाएंगे या फिर मारे जाएंगे। जी बिल्कुल, आपकी नीयत एकदम क्लियर होनी चाहिए, और जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उसके लिए आपको पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ लगना होगा, तभी आप जो है सिविल सर्विसेज या फिर पीसीएस जैसी कोई भी एक परीक्षाओं में व्यक्तिगत एक मतलब वनडे एग्जाम सफलता में पा भी इवन सकेंगे। उसकी जी अगर हम बात बिल्कुल करें। बिल्कुल, एक क्रमबद्धता, एक नियमबद्धता, एक कंटिन्यूटी में पढ़ाई होती है, वो आपको हर परीक्षा के लिए चाहिए। अगर आप कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर आपकी पढ़ने के प्रति आपकी उतनी इच्छा नहीं है, आप आप किसी के एनवायरमेंट दबाव को में मैनेज नहीं कर पा रहे, जो भी आप किसी चीजें। के दबाव में तैयारी कर रहे हैं, या घर वालों ने चाहा कि आप तैयारी करो, आप इस वजह से तैयारी कर रहे हैं, तो फिर तैयारी करना व्यर्थ है। उससे अच्छा होगा कि आप तैयारी करने में अपना भी समय व्यर्थ कर रहे हैं, घर वालों की उम्मीदों पर भी पानी फेर रहे हैं, तो उससे बेहतर तो ये है कि आप कोई और काम करें, आप तैयारी में छोड़ ही दें। तो अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि मुझे जीवन में आगे क्या करना है। और जब आपको ये पता होता है कि आपको जीवन में क्या करना है, तो आप जिस भी काम को करते हो उसको पूरी तत्परता और लगन के साथ करते हो, और यही तत्परता, यही लगन, यही मेहनत जो है आपको आगे सफल बनाती है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी। डॉक्टर ललित मोहन पंत और विकास, आपसे काफ़ी सारी बातें अभी इस बातचीत के दौरान में हुई कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास और मनोविज्ञान विषय की क्या भूमिका रहती है, और कैसे इन विषयों की हम तैयारी कर सकते हैं, और कैसे इनमें हम सफल हो सकते हैं। इस बातचीत के अलावा अगर कोई और अपनी बात अगर आप इस विषय में रखना चाहें तो आपका स्वागत है। इसके अलावा भी मैं आपको एक आध चीज़ें बताऊंगा इतिहास विषय के बारे में विशेषकर। जैसे इतिहास विषय को अगर आप मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में चुनते हैं, आपका वैकल्पिक विषय के रूप में तो इतिहास है ही है। इसके अलावा जो जीएस का मुख्य परीक्षा में पहला पेपर होता है, उसमें भी जो है इतिहास काफ़ी अच्छे अंकों में पूछा जाता है, तो ये आपको वहाँ भी मदद करता है। इसके अलावा आप एक निबंध हर परीक्षा में आता है, तो निबंध में इतिहास आपको बहुत मदद करता है। आप किसी भी टॉपिक पर अगर आप बात करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ इतिहास रहा होगा, तो आप इतिहास को वहाँ से शुरू कर सकते हैं। या फिर किसी भी विषय पर आप बात करते हैं तो उसका अपना कुछ मनोविज्ञान होता है। तो इतिहास और मनोविज्ञान, ये दोनों विषय ऐसे हैं जो लगभग सभी विषयों में शाखाओं की तरह एक पहुंचते हैं, और सारे विषय, जितने भी विषय आप जानते हैं, ये सब कहीं ना कहीं इन विषयों से कनेक्ट करते हैं। गंगोत्री इनकी एक ही है हाँ और इनका समागम स्थल भी एक ही। जी सर ने बिल्कुल बहुत सटीक उदाहरण भी दिया, और लगता है कि सर जो है हिंदी साहित्य से विशेष रुचि रखते हैं, और शायद सर आप कविताएं भी लिखा करते होंगे हिंदी में, जी जी। है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनका निकट भविष्य में एग्ज़ाम है, उन सबको मेरी तरफ से और ललित सर की तरफ से शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल मिलता है और अवश्य मिलता है। जी।
डॉक्टर ललित मोहन पंत, जैसे अभी विकास ने कहा कि आप कविताएं भी लिखते हैं, तो इस विषय से जुड़ी हुई अगर कुछ पंक्तियां अगर आप हमारे दोस्तों के लिए पेश करना चाहें तो आपका स्वागत है। अभी स्वयं की लिखी हुई कविता तो मेरे को पूरी क्लियर नहीं हो रही, बट मुझे एक कविता याद है जो रामधारी सिंह दिनकर की थी, और हमारे जो आज का व्याख्यान है उससे वो काफ़ी रिलेट करती है। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी एक अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, और फिर बेचैन हो जागता न सोता है। आदमी का स्वप्न वह बुलबुला जल का, आज उठता और कल फिर फूट जाता है, फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। क्या बात है तो सर। ये अगर हम इस पूरी अगर इसको हम अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ अगर इसको देखें, तो हम सब लोग बड़े सपने देखते हैं, और बड़े सपनों को हम केवल देखते हैं, उसको जीते नहीं हैं। और जिस दिन हम अपने बड़े सपनों के साथ जीने लगेंगे, तो आप ये मान के चलिए बुलबुलों से खेलने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद में सफलता आपके सफलता कदम आपके खुद कदम चूमेगी। तो डॉक्टर ललित मोहन पंत और विकास, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे श्रोताओं से इतनी सारी बातें करने के लिए और उन्हें आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए। तो इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा आज के इस यंग हल्द्वानी के अंक से विदा। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।